बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ क़ायदीन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे आसन इकबाल साहब का हुक्म है कि मैं कुछ अल्फाज जो हैं वो मैं पढ़ूं। आज मैं आसन इकबाल साहब के हुक्म की तामील कर रहा हूं और कुछ लोग समझते हैं कि सारे हुक्म मैं ही देता हूं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत सारे हुक्म उधर से आते हैं मेरी तरफ, जो मुझे मानने पड़ते हैं। हमारी पार्टी अल्लाह के फजल व करम से एक जमहूरी पार्टी है। इसमें जमहूरियत रची बसी है और जमहूरी अंदाज में फ़ैसले होते हैं, बेतहाशा मुशावरत होती है, बड़ी मुशावरत के बाद फ़ैसले होते हैं। ऐसे नहीं कि बस ऑफ द कप फ़ैसले किए और अनाउंस कर दिए। दिन यानी कि बहुत सारे दिन कई इश्यूज़ के ऊपर हम मुशावरत करते रहते हैं। नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हम आपस में बाहमी मशवरा करते हैं, सलाह मशवरे के बाद फिर हम फ़ैसला करते हैं, फिर सोच विचार करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो आवाम तक पहुंचाते हैं या मीडिया तक पहुंचाते हैं। तो आज उनकी हुक्म की तामील में मैं कुछ बातें पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आज ये जो है माह आज़म के हवाले से इस तकरीब का एहतमाम किया गया है, तो उसमें उनका भी ये ख्याल है और हम सब का ये ख्याल है कि जो बात कहनी है वो लिखे अंदाज में बेहतर तौर पे आप तक पहुंचाई जा सकती है। ज़रा गौर से आप भी इस बात को सुनिएगा और फिर अगर बीच में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर कुछ ज़ुबानी भी आपसे अर्ज़ करूँगा। आज की तकरीब पाकिस्तान के 65वें यौम आज़ादी के हवाले से मुनक़िद की गई है। 23 मार्च 1940 को इसी शहर में, लाहौर में, कायद आज़म की सदारत में मुस्लिम लीग का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कायद आज़म ने आज़ाद वतन का मुतालबा किया। कितना बड़ा हिंदुस्तान, अंग्रेज़ों की हुकूमत और अकेले कायद आज़म और उनकी एक पार्टी जो कि जड़ पकड़ रही थी, तो उन्होंने आज़ाद वतन का मुतालबा कर दिया और मुस्लिम लीग के इजलास ने आज़ादी के मुतालबे के लिए करारदाद पास की। उस वक्त जनूबी एशिया के मुसलमानों को, यानी बर सग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी और मायूसी के अंधेरों ने जकड़ रखा था। ऐसे में जब आज़ादी का मुतालबा किया गया तो लोगों ने इसे दीवाने का ख्वाब करार दिया। लेकिन 14 अगस्त 1947 को दीवाने का वही ख्वाब एक हकीकत बनकर दुनिया के सामने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सूरज बनकर तुलू हुआ। हमारे लिए ये बात किसी अलमिया से कम नहीं कि 65 साल गुजर जाने के बाद भी हम उस ख्वाब को हकीकत का रूप नहीं दे सके। बड़ी गौरतलब बात है ये। सोचिए, 65 सालों के अंदर दुनिया के कई ममालिक ने अपनी तकदीरों को बदल लिया, अपने हालात को यकसर बदल दिया। और फिर 1945 में जब दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा हुआ, उस वक्त जापान की और जर्मनी की हालत क्या थी, और आज वही जापान और जर्मनी दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो 1947 ये 1945 की बात है, वो जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई और 2 साल के बाद फिर पाकिस्तान पैदा होता है। तो उन 2 साल 1947 से लेके आज तक का जो सफ़र हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने क्या खोया है, क्या पाया है, वो सब कुछ आपके सामने है। और उन ममालिक की तरफ देखिए जो 1945 में तबाह थे। जापान के ऊपर 2 एटमी बम गिराए गए थे, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन वही जापान जो है 1945 के बाद ऐसा फिर उभरा और आज 2012 है, वो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अंदाज़ा करें कि हम क्यों ऐसा नहीं कर सके। बल्कि 2012 का पाकिस्तान कायद आज़म के ख्वाब से बहुत दूर हो चुका है।
جہاں پاکستانیوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں نے پوری قوم کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جہاں غربت، بے روزگاری، بیماری اور پسماندگی منہ چڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت چلانے کے لیے حکمران کشکول پکڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور چند سکے مل جائیں تو 2-4 ماہ کا بجٹ چل جاتا ہے۔ ملک کی خود مختاری داغدار ہو چکی ہے، اور دنیا میں جہاں بھی کوئی تباہی یا دہشت گردی ہو، اس کے تانے بانے پاکستان سے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ہنرمند پاکستانی مستقبل سے مایوس ہو کر بیرون ملک نقل مکانی کر رہے ہیں۔ کارخانوں کی چمنیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ ہر روز کرپشن کا نیا سکینڈل میڈیا کی زینت بنتا ہے، اور کرپشن کی دولت بچانے اور چھپانے کے لیے ملک کے آئین، جمہوریت، عدلیہ اور پارلیمنٹ سب کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جس کے بانی کے نظریہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا تصور بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں ماضی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا، چونکہ یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس حال میں پہنچانے کے اصل ذمہ دار ہم خود ہیں۔ پاکستان کو اس حال میں پہنچانے کے اصل ذمہ دار ہم بحیثیت قوم خود ہیں۔ اس ملک میں آئین اور جمہوریت کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، اس نے ہماری تباہی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ہم سے مشرقی پاکستان چھینا، اور باقی ماندہ پاکستان کی بنیادیں بھی کمزور ہوئیں۔ اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے عوام کے حق حکمرانی پر بالادستی قائم رکھنے کی خواہش نے ہمارے قومی اور جمہوری اداروں کو پنپنے اور توانا ہونے کا موقع نہیں دیا۔ یہ بڑے سوچنے والی باتیں ہیں، ذرا غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اپنے دل سے پوچھئے، اپنے دماغ سے پوچھئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ واقعتاً سچ نہیں ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں آئین اور جمہوریت کے تسلسل کو یقینی بنایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج بھی اپنی 15 اگست 1947 کی حالت میں قائم ہے، جبکہ ہم 14 اگست 1947 کے پاکستان کو کھو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے مختلف ادوار میں ایسی کامیابیاں بھی حاصل کی جن پر بلا شبہ پوری قوم فخر کر سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں قوم نے جب بھی موقع دیا، ہم نے قائد اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انقلابی قدم اٹھائے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہمیں 2 سال کے 2 ادوار ملے، 2 سال کے 2 ادوار ملے، لیکن الحمدللہ گزشتہ 25 برسوں میں پاکستان میں ہونے والی ہر ترقی کی علامت اور ہر پالیسی پر مسلم لیگ نون کے دستخط موجود ہیں۔ چاہے اقتصادی اصلاحات ہوں جنہیں 1990 سے لے کے 1991 میں 93 تک ہماری حکومت نے جاری کیا، اور انہیں ہمارے ہمسایہ ملک نے اس کو فالو کیا، اس کی کاپی کی۔ چاہے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہوں جن میں موٹر ویز، ہائی ویز، نئے ہوائی اڈے، نئی بندرگاہیں، جدید فائبر آپٹک پر مبنی ٹیلی مواصلاتی نظام، چاہے مالیاتی اور ٹیلی مواصلاتی شعبوں میں نجی شعبے کی شمولیت کا فیصلہ، جس کی بنیاد پر آج ہر شعبے لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کر رہے ہیں، چاہے غازی بڑھوتا
اور چشمہ نیوکلیئر پاور پروجیکٹ ہوں، چاہے دفاعی شعبے میں ملک کے دفاع کو ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر بنانے کا اعزاز ہو، چاہے JF تھنڈر طیارے کا چین کے ساتھ اشتراک سے منصوبہ، اس ملک کی ترقی اور خودداری کے ہر فیصلے پر PMLN کی مہر ثبت ہے۔ ماضی گزر چکا ہے، مستقبل ہمارا منتظر ہے۔ میں آپ کو ایک روشن مستقبل کی نوید دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آج کی تقریب اسی حوالے سے ہمارے عزم کا اظہار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون قائد اعظم کی جماعت ہے اور پاکستان کی بانی جماعت ہے۔ اس ملک کو قائد اعظم اور اقبال کے خواب کی تعبیر بنانا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم اس ملک کے مستقبل سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم اس ملک کے عوام کو مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوبنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ اندھیروں سے باہر نکالیں گے۔ ہم اس ملک کی خود مختاری کی حفاظت کریں گے۔ ہم اس ملک کے نوجوانوں کو بے روزگاری اور غربت سے انشاءاللہ نجات دلائیں گے۔ آج ہم قوم سے وعدہ کر رہے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو دنیا کی پہلی 10 معیشتوں میں لا کر کھڑا کریں گے۔ پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 6 نمبر پر ہے اور 2040 تک 4 نمبر پر ہو جائے گا۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، بلکہ زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ ہماری 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اپنے اس ایسٹ کو بروئے کار لائیں، ملک میں اچھی اقتصادی پالیسیاں بنائیں اور گڈ گورننس کو فروغ دیں تو 10 سال سے پہلے ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے PMLN نے 3 E's کو اپنے منشور کا بنیادی نقطہ بنایا ہے۔ وہ 3 E's کون سے ہیں؟ انرجی، اکانومی اینڈ ایجوکیشن۔ ہمارے ماہرین نے ان شعبوں میں روڈ میپ تیار کر لیے ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد 1 منٹ ضائع کیے بغیر ان شعبوں پر کام شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لوڈ شیڈنگ، اور اس طرح سے نہیں کہ حکومت میں آئے اور اس کے بعد پھر سوچنا شروع کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس میں تو ویسے ہی 1 سال ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ سب منصوبے پہلے تیار ہونے چاہیے، منصوبے بھی آپ کے پہلے تیار ہونے چاہیے، روڈ میپ بھی آپ کا پہلے تیار ہونا چاہیے، آپ کی ٹیمیں بھی پہلے تیار ہونی چاہیے جنہوں نے آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لوڈ شیڈنگ، میں یہ عرض کر رہا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے ماہرین نے ان شعبوں کے روڈ میپ تیار کر لیے ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد 1 منٹ ضائع کیے بغیر ان شعبوں پر کام شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کا بنیادی فساد جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، جس پر انشاءاللہ کوشش کر کے 6 ماہ میں قابو پانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور مجھے بہت امید ہے، میں اس کے لیے کبھی ٹائم فریم نہیں دیا کرتا، کیونکہ مسئلہ بڑا گمبھیر، بڑا سنگین ہے۔ کاش کہ آج کے ہمارے سیاستدان ان مسئلوں کی طرف توجہ دیں، کیچڑ نہ اچھالیں ایک دوسرے پر، اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے اصل مسائل کی طرف توجہ دیں۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کے بارے میں نے ابھی کہا ہے کہ اس کے اوپر کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ 2 برسوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ کی مشکل سے، اس بیماری سے ہم باہر نکل سکیں۔
बिजली के बगैर, और इससे अगर कोई कहता है कि जनाब हम 90 दिन में कर लेंगे, सब झूठ है, सब झूठ है। ये राइट वालों को भी बता रहा हूँ सब झूठ है, दरमियान वालों को भी बता रहा हूँ सब झूठ है, और मैं बाएं वालों को भी बता रहा हूँ सब झूठ है। ये कोशिश करेंगे, ये मीडिया वाले हजरात ये कोशिश का लफ्ज़ ज़रूर बीच में रखें। आप कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह 2 सालों में इस मसले को काफ़ी हद तक हल कर लें। काफ़ी हद कह रहा है, मुकम्मल नहीं कह रहा मैं। बिजली के बगैर हमारा सारा वजूद मुअत्तल हो चुका है। तवानाई मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। इसी तरह मईशत के पहिए को चालू करने के लिए, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हमने मुराद का पैकेज तैयार किया है, ताकि बंद हुए कारखानों को दोबारा चलाया जा सके और मुल्क से चले गए सरमायाकारों को वापस पाकिस्तान लाया जा सके। छोटी सनदों के फ़रोग़ को तरजीह देना हमारे प्रोग्राम में शामिल है, क्योंकि इसी के ज़रिए बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया जा सकता है। हम ज़राअत के शोबे को आलमी मेयार पर लाकर पाकिस्तान के लिए कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ज़री सनतों के क़याम से देही इलाकों में रोज़गार फराहम होगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि तालीम याफ्ता नौजवानों को इंशाअल्लाह खुद रोज़गार स्कीम के ज़रिए कर्ज़े फराहम किए जाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि इन कर्ज़ों पे सूद ना वसूल किया जाए, बल्कि सिर्फ जो कर्ज़े के जो अखराजात हैं, वही वसूल किए जाएं। नौजवान तैयार हों। जैसे मैंने कहा कि हमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमने अपना ये सारे मंसूबे तैयार किए हैं और कर रहे हैं जो बाकी रह गए हैं। नौजवान भी सोच लें अभी से कि उन्होंने मुस्तकबिल के लिए क्या करना है, किस रोज़गार को, किस जो है वो काम को अपनाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनके लिए जो वो क्या काम करेंगे जिसके लिए वो कर्ज़ा हासिल करेंगे, वो भी अपना होमवर्क मुकम्मल करें और तैयारी करें, ताकि जब हम आएँ पहले दिन से ये काम शुरू हो जाए। उन नौजवानों को कहा जाए कि आओ अप्लाई करो, हम आपको ये कर्ज़े देंगे, बग़ैर सूद के इंशाल्लाह देंगे, ताकि अपनी ज़िंदगी के लिए आप इंतज़ाम कर सकें। हम PIA और रेलवे को एशिया की बेहतरीन सर्विस में तब्दील करेंगे। डूबे हुए बैंकों को हमने ज़िंदा किया और करके दिखाया। इसी तरह इन इदारों को भी कौम के लिए काबिल फ़ख्र इदारों में तब्दील करके दिखाएंगे। हमारी मंजिल ऐसी मजबूत मईशत है जो मेड इन पाकिस्तान को दुनिया का काबिल फ़ख्र ब्रांड बना देगी। हम पाकिस्तान को अमन और यगानगत का ऐसा नमूना बनाएंगे जहां दुनिया भर के बिजनेसमैन बिला खौफ व खतर आएंगे और एशियन गेम्स जैसे मुकाबले पाकिस्तान की सरजमीन पर मुनक्किद हो सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम वसाइल मौजूद हैं कि हम दुनिया की बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकें। इसके लिए हम मुल्क से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करके दिखाएंगे, अमन आमा को यकीनी बनाएंगे। हमारे इक़्तिसादी एजेंडे में IT के फ़रोग़ को मरकज़ी अहमियत हासिल है और पाकिस्तान दुनिया में इंफॉर्मेशन पावर बनकर उभरेगा। अभी आपको मालूम है कि कल ही कमाल अहमद साहब जो माइक्रोसॉफ्ट के जो पाकिस्तान के जो चीफ थे, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है और उसमें शामिल हुए हैं। तालीम का बगैर आज कोई कौम तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकती। हमारी हुकूमत पंजाब में तालीम के इनकलाबी मंसूबे शुरू करके मुल्क के गरीब आवाम तक मेयारी तालीम पहुँचाने का आगाज़ किया है, लेकिन ये सफ़र लंबा है। इस पर अमल दरामद के लिए हमें तालीम के वसाइल फ्राहम करना होंगे। हम तालीम के लिए 3 बरस में इंशाअल्लाह बजट दुगना करके पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को एशिया के बेहतरीन निज़ाम तालीम में शामिल करेंगे। आज तालीम पेन लिटरेसी से तब्दील होकर कंप्यूटर लिटरेसी पर चली गई है। हमने पंजाब के 4500 हाई स्कूलों में यानी 4500 हाई स्कूलों में कंप्यूटर की तालीम पहुंचाई है। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के हाई स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स में कंप्यूटर की तालीम यकीनी बनाई जाएगी, ताकि हमारी नई नस्ल
21वीं सदी के जदीद तकाज़ों से लेस होकर मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर सके। आज कौमें मसल पावर से नहीं, ब्रेन पावर से जीतती हैं। हम पाकिस्तानियों को, नौजवानों के लिए पाकिस्तान में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के इश्तराक से हम उनके हम पल्ला इदारों का जाल फैलाएंगे ताकि वो मुल्क के अंदर दुनिया की बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। और ये माशाअल्लाह करेगा कौन? ये आसन इकबाल यहाँ आपके सामने बैठा हुआ है। आसन साहब ज़रा उठ के आप भी इनको ये यकीन दिलाएं कि इंशाल्लाह आप करेंगे इस काम को। ये इनकी बातें आप टीवी पे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? इनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं? इन्होंने 2010 का वो पूरा प्लान बनाया था जिसको कि सैबोटाज किया फौजी डिक्टेटरों ने। लिहाजा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अब दोबारा नए अज़म से आसन इकबाल साहब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो मैं कह रहा हूँ उसको हरफ बहरफ इंशाअल्लाह उसको करके दिखाएंगे। थोड़ा सा चंद अल्फाज आपने माशाअल्लाह बड़े अच्छे गौर से सुने हैं, चंद अल्फाज और गौर से सुने। पाकिस्तान तब्दीली के मरहले से गुजर रहा है। हमने 90 के अशरे में तारीख साज तब्दीलियों की बुनियाद रखी, लेकिन स्टेटस को की कुव्वतों ने हमारी हुकूमतों को चलने नहीं दिया। मगर अब पाकिस्तान बदल रहा है और अवाम बाशऊर हो चुके हैं। माजी के खेल नहीं खेले जा सकते। आज पाकिस्तान में ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी और मीडिया के किरदार की वजह से बहुत कुछ मुस्बत भी हो रहा है। कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर जोर पकड़ता जा रहा है, मीडिया तवाना हो रहा है और सिविल सोसाइटी मजबूत हो रही है। आप मजबूत हो रहे हैं। जो पहले आप सोचते थे आज उससे कई गुना आगे सोच रहे हैं आप। मुल्क के आईनी तनाज़ात को इत्तफाक राय से हल किया गया है। आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए पहली बार मुतफ़िक़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब अमल में आ चुका है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं आपने देखा कि उसी आईनी शिक के ज़रिए से जिसको कि अल्लाह के फजल करम से हमने यानी कि गवर्नमेंट को मजबूर किया कि इसको पास किया जाए, उसके ज़रिए से एक बहुत अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुका है। अब ज़रूरत इस बात की है और आप ये ना भूलें कि इन जजेस जो आज हुकूमत की करप्शन का या जहाँ भी करप्शन हो रही है, जहाँ भी ज़्यादतियाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ भी मिसिंग पर्सनस हैं, जहाँ भी इंसाफ की ज़रूरत होती है, तो ये अदलिया इंसाफ दे रही है। और ये अदलिया को बहाल कराने के लिए ये अल्लाह के फजल करम से लॉन्ग मार्च भी हमने किया था। ये PMLN ने लॉन्ग मार्च किया था वकला के साथ मिल के। ये भी माशाअल्लाह हमारा बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक संग मील है। जैसे पाकिस्तान की तारीख़ में एटमी धमाके संग मील हैं, ये लॉन्ग मार्च भी पाकिस्तान की तारीख़ में संग मील है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम आगे की तरफ देखें और मुल्क में ऐसी नतीजा खेज तब्दीली लाएं जो कानून की हुक्मरानी, मीडिया की आज़ादी, सिविल सोसाइटी की तवानाई और नौजवानों की ताकत को बुरेकार लाते हुए पाकिस्तान को दोबारा उस राह पर डाल सके जिसका आगाज़ हमने 1990 में किया था, यानी मजबूत, जदीद और मुस्तहकम मईशत जिसकी बुनियाद खुद निसारी और खुद एतमादी पर इस्तवार हो। ऐसा पाकिस्तान जिसका हर शहरी अपनी मेहनत और सलाहियत का फल पा सके, जहाँ मेरिट का राज हो, जो कर्जे लेने की बजाय पसमानदा ममालिक की इमदाद कर सकें, जिसकी PIA एयरलाइन दुनिया में उसके लिए काबिल फ़ख्र पहचान बन सके, जिसके मसनूआत की आलमी मंडियों में ज़बरदस्त मांग हो। ऐसा पाकिस्तान जहाँ किसी के ख़िलाफ़ अकीदे, रंग और नस्ल की बिना पर तासुब न बरता जाए। ऐसा पाकिस्तान जिसमें छोटे और बड़े सब कानून के सामने बराबर हों। वो पाकिस्तान जिसमें कमज़ोर और नादार ख़ुद को लाचार महसूस न करें, बल्कि रियासत उसका सहारा बनकर उसे ज़िंदगी की दौड़ में शरीक होने का मौका दे। जहां हर आलमी लीडर पाकिस्तान के दौरे को अपने लिए एजाज़ समझे। आज हमारा यही अज़म है,
जिसका हम बानियान पाकिस्तान की रूहों से इजहार कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ अहद करें, मेरे साथ आप भी अहद करें, मैं भी कर रहा हूँ। ये अहद हम बार बार करते हैं ताकि आवाम की मेमोरी को हम बार बार रिफ़्रेश करें। आज फिर दोबारा ये अहद कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ अहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम बदलेंगे पाकिस्तान, हम बदलेंगे पाकिस्तान, हम बदलेंगे पाकिस्तान। बस हम बदलेंगे अंधेरों को रोशनी से, हम बदलेंगे गुर्बत को खुशहाली से, हम बदलेंगे जुल्म को इंसाफ से, और हम बदलेंगे गुलामी को खुददारी से, हम बदलेंगे गुलामी को खुद मुख्तारी से। हम बदलेंगे पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। मेरे साथ मिलके कहें, हम बदलेंगे पाकिस्तान। 3 दफा कहें, हम बदलेंगे पाकिस्तान, हम बदलेंगे पाकिस्तान, हम बदलेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप सब पाइंदाबाद। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।